बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे जो कोई भी गैर मनकूला जायदाद है, जायदाद गैर मनकूला यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो अगर डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रही हो तो किस अदालत में केस दायर किया जा सकता है और उसके हवाले से कौन सा कानून एप्लीकेबल होगा, किस कानून के तहत हम केस दायर करेंगे। और कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी जुरिस्डिक्शन का ही पता ना चल रहा हो कि ये किस अदालत में केस इसके हवाले से दायर करना चाहिए, तो उस सूरत हाल में हमें क्या करना होगा, किस अदालत में केस दायर करना होगा, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और जो रेलिवेंट कानून है उसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है कि एक प्रॉपर्टी, एक जो जायदाद गैर मनकूला है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मकान है, प्लॉट है, वो किसी ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ दो तीन कोर्ट्स को दायरे इख्तियार है, जो दो तीन कोर्ट्स के दायरे इख्तियार में वो आती है, यानी कि जुरिस्डिक्शन में जो इख्तियार समात है वो 2 से 3 कोर्ट्स को हासिल है। अब हम किस अदालत में जो है वो केस दायर करेंगे, इसके हवाले से सेक्शन 17 जो है उसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी, उसका कुछ पोर्शन एक अदालत की जुरिस्डिक्शन में हो और दूसरा पोर्शन किसी दूसरी अदालत की जुरिस्डिक्शन में हो और तीसरा पोर्शन किसी तीसरी अदालत की जुरिस्डिक्शन में आ रहा हो, तो उन तीनों में से किसी एक भी अदालत में जो है केस दायर किया जा सकता है। यानी कि तीनों में से हमारी चॉइस है कि हम किस में केस दायर करें। मगर उसमें एक प्रोवाइजो क्लाज, जो 17 का प्रोवाइजो क्लाज है, उसके अंदर एक बड़ी अहम बात की गई है। वो ये है कि अब वो तीनों कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन तो है, मगर उसमें पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तो उनकी है कि वो तीनों कोर्ट्स में केस दायर किया जा सकता है। मगर ये भी देखना है जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, जो माली जुरिस्डिक्शन है, वो भी उन कोर्ट्स की है कि नहीं है। अब लेट्स सपोज एक ए है, कोर्ट ए, उसके अंदर उसका जो दायरा इख्तियार है समात का, जो इख्तियार समात है, वो 50 लाख तक की प्रॉपर्टी का है। अब जो बी है वो करोड़, 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी की वैल्यू जिसकी होगी उसके जुरिस्डिक्शन है। और सी में जो है वो 1.5 करोड़ तक है, हम सपोज कर रहे हैं। अब जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है वो तीनों की जुरिस्डिक्शन में तो एग्जिस्ट कर रही है, मगर जो ए और बी पहली 2 अदालतें हैं उनका जो दायरा इख्तियार है, यानी कि ए अदालत का जो इख्तियार समात वो 50 लाख तक की प्रॉपर्टी है और बी का जो है वो 1 करोड़ तक है। तो ये जो प्रॉपर्टी जिसके हवाले से हम केस करने जा रहे हैं, लेट्स सपोज इसकी मालियत जो है वो 1.5 करोड़ है। तो सी जो कैटेगरी की कोर्ट होगी, जो सी तीसरी अदालत है, उसकी जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है किसी केस को इंटरटेन करने की, वो अगर 1.5 करोड़ की है तो फिर हमें उस अदालत में केस दायर करना होगा जो उसकी पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन रखती हो। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का केस हम उस अदालत में दायर कर दें सिर्फ इस वजह से कि वो उसकी जुरिस्डिक्शन में है, जिसकी माली जो जुरिस्डिक्शन है वो इख्तियार समात उसका 50 लाख तक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी है कि तीनों अदालतों की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तो है, तीनों में दायर किया जा सकता है, मगर उसके साथ साथ उसकी पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी देखनी, और जिस अदालत की पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन फुलफिल करती होगी उस अदालत में ही केस दायर किया जा सकता है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। अब ये तो क्लियर हो गया सेक्शन 17। उसके बाद अब आते हैं सेक्शन 18 जो है, जो नेक्स्ट हमारी क्यूरी है। उसमें यह है कि अगर कोई जायदाद किसी ऐसी जगह पर एग्जिस्ट कर रही है, वो मौजूद है कि उसकी जुरिस्डिक्शन का पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी अदालत के पास इसका केस दायर किया जा सकता है, तो ऐसी सूरत हाल में अब 2-3 किस्म की अदालतें हैं। जिस जिस एरिए में वो प्रॉपर्टी है वहाँ 2
3 अदालतें उस एरिए के जुरिस्डिक्शन में है। अब ये हमें समझ नहीं लग रही कि इनमें से किस अदालत में ये केस करना चाहिए। ये चीज़ इसके हवाले से अनसर्टेनिटी है, यानी कि इस जुरिस्डिक्शन के हवाले से अनसर्टेनिटी जहाँ पर हो और 2-3 किस्म की अदालतें मौजूद हों और हमें समझ न लग रही हो कि किस अदालत में केस दायर करें, तो फिर आप जहाँ जुरिस्डिक्शन अनसर्टन हो तो आप किसी भी अदालत में केस दायर कर सकते हैं, मगर सबसे पहला काम उस अनसर्टेनिटी की बाबत जज को जो है वो आपने एतमाद में लेना है, उसको सेटिस्फाई करना है और उसके हवाले से जज ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है टू द इफ़ेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी के हवाले से उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। और जज अगर मुतमिन हो कि वाकई ये जुरिस्डिक्शन अनसर्टन है तो वो जो स्टेटमेंट है प्लेंटिफ की वो रिकॉर्ड करने के बाद वो फिर बाकायदा ट्रायल उसका शुरू करेगा और उसके बाद ट्रायल के बाद जो डिक्री होगी फिर वो डिक्री जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता, वो ऐसे ही होगा जैसे किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किया है। हाँ, अगर जज साहब ने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की टू द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी या प्लेंटिफ ने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई टू द और जज को मुतमिन नहीं किया, तो फिर ऐसी जो डिक्री होगी उस पर एपलेट स्टेज पर अपील में या रिवीजन में उसको रिवर्स किया जा सकता है। हाँ, अगर जो डिफेंडेंट पार्टी या दूसरी पार्टी ने अगर ये ऑब्जेक्शन जो है अनसर्टेनिटी के हवाले से लोअर कोर्ट में नहीं रेज़ किया था तो फिर उसको ये इख्तियार नहीं होगा कि वो अपील में जाकर जो है उसको वो ऑब्जेक्शन अनसर्टेनिटी जुरिस्डिक्शन के हवाले से बोले, तो ये इख्तियार उनको नहीं हो। अगर उन्होंने नीचे अनसर्टेनिटी के हवाले से ऑब्जेक्शन किया था और जज ने उसको इग्नोर करके ट्रायल किया और अपीलेट कोर्ट में वो ये साबित कर देते हैं कि ये जुरिस्डिक्शन अनसर्टन जो थी ऐसा नहीं था, इस जज को इख्तियार समात हासिल नहीं था, तो अगर वो ये साबित कर देते हैं तो फिर वो डिक्री रिवर्स हो जाएगी। आज हमने सेक्शन 17 और 18 के हवाले से डिस्कस किया, सीपीसी के सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 17 और 18 उसके ऊपर आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू।